नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रिटेल भाई हैं वो एक्चुअल में फेल कहाँ हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है उनके साथ में जो फेल हो जाते हैं, या अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें थोड़ा सा रिटेल भाइयों के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत से हमारे यूजर हैं वो पूछ रहे थे कि क्यों ना आप इस पे थोड़ा सा पॉइंट बना के डाल दिया जाए। देखो होता क्या है, पहले आज बात करते हैं जो लिस्टिंग हुए हैं आज IPO उनके बारे में, उससे थोड़ा सा रिव्यू पता चलेगा। जो वारी रिन्यूएबल एनर्जी का, जो वारी इंजीनियरिंग का IPO आज लिस्ट हुआ है, लगभग 80% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। मतलब जिसने 13,000 की अलॉटमेंट लगाई थी उसे लगभग 13,000 में 12,000 का जस्ट प्रॉफिट मिला है। और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ही है और कुछ नहीं, जो आज इतनी मार्केट गिरने के बावजूद भी 1 लाख करोड़ की FII ने माल बेच दिया, उसके बावजूद भी आपको अगर डबल पैसा हो जा रहा है तो एक बिजनेस मॉडल मैटर करता है। नहीं तो दीपक बिल्डर्स भी है, जो दीपक डेवलपर्स आज IPO उसी के साथ में खुला हुआ था और लगभग 100% सब्सक्राइब भी हुआ था। मतलब अपने 2x या 3x हो गया था लगभग, और आज वो 20% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ। 20% का लोअर सर्किट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने हमें दिए थे 200 रुपये में शेयर। कितने में दिए थे? 200 रुपये में। और अभी जो वर्तमान में क्लोज हुआ है आज, वो 161 रुपये पे हुआ है। तो मतलब पहले ही दिन जो निवेशक है ना, उन्हें अपने कैपिटल पे जो उन्होंने IPO में लगाया था उस पर 20% का लॉस हुआ है ना। और एक वारी है जो वारी में 80% का प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं कुछ नहीं है, वो केवल मैटर करता है कि आप बिजनेस मॉडल क्या है, जिस बिजनेस मॉडल पे आप पैसा लगा रहे हो क्या वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जैसे अभी हम थोड़े से 2-3 फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्या पहला तो क्या है ना कि रिटेल भाई को जो अपना फाइनेंशियली प्लान है ना वो बनाना नहीं आता है ना, किसको अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो रिटेल भाई है ना, उसको अच्छे बिजनेस आइडेंटिफाई करने नहीं आते कि अगर कोई अच्छा बिजनेस है तो वो किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी बैलेंस शीट कैसे देगा, क्या वो खुद जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो क्या वो खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं है ना। जो अभी कंडीशन चल रही है ना उस पर तो खुद प्रमोटर QIB ले आ रहे हैं, है ना। वो खुद ऊपर के रेट पे माल बेच के और अपना पैसा अंदर कर ले रहे हैं। फिर IPO जैसे होंडाई के जैसे IPO आ जा रहे हैं, स्विगी का IPO आ जा रहा है। मैं तो ये चीज़ मान के अचंभे में हूँ कि सेबी जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उन लोगों को प्राइवेट इक्विटी से, मतलब इक्विटी के माध्यम से IPO ला के पैसा जुटाने की परमिशन कैसे दे देती है। भाई जो खुद लॉस मेकिंग है वो आप, एक तो दो तरह से QIB का सही तरीका हो सकता है। अगर कोई QIB लेके आ रही है कंपनी, तो अगर वो अपनी QIB के जरिए अपना डेट रीपे करे कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे पास 1,000 करोड़ का कर्ज है और हम उस कर्ज के चलते उसमें हमारी 200 करोड़ रुपए के जैसे इंटरेस्ट चला जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि QIB के जरिए कुछ पैसा जुटाएं और उससे अपने कंपनी का कर्ज पे करें, मतलब डेट रीपे करें। तो वो थोड़ा सा अच्छा यूज़ हो सकता है। लेकिन अब कंपनियां क्या है ना कि एक होड़ सी लग गई है QIB लाने की। हर अधिकतर कंपनियां QIB के जरिए पैसा जुटाना चाहती हैं, ऊपर के रेट पे अच्छे पी पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं। और होंडाई का जैसे IPO आया, होंडाई में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि होंडाई ने जितना भी पैसा रेज किया है ना, वो 100% पैसा वो अब साउथ कोरिया लेके गया है। भाई उसका कुछ परसेंट पैसा अगर भारत में लगा के उसकी कुछ डाइल्यूट कर, मतलब एक फैक्ट्री डालते या कुछ डालते तो पैसा भारत में तो रहता। जैसे वारी इंजीनियरिंग में क्यों मैं उस पर इतना बुलिश हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि जो वारी है ना, उसने 3600 करोड़ रुपए तो रेज किए हैं और 9,000 करोड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रही है वो सोलर पैनल का। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये अच्छा यूजेस होता है कि भाई हमें वो ऐसा मैनेजमेंट ने बताया कि हमारे पास में 5,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था है और हम 3600 करोड़ इसके जरिए जुटाएंगे। ऐसे करके हम लगभग 9,000 करोड़ के आसपास एक IPO का, एक सोलर पैनल का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे, मतलब अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम थोड़ा 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा अभी चल क्या रहा है। देखो क्या है कि पहले तो जो अभी हमने बात की कि लॉस मेकिंग बिजनेस भी IPO लेके आ जा रहे हैं, सेबी उन्हें मंजूरी भी दे दे रहा।
कैश क्या मालूम कैसे दे दे रहा है, हमें तो खुद नहीं मालूम। एक क्या कि जो रिटेल है ना, उसको एग्ज़िट फ्रेमवर्क मालूम नहीं है कि हमें एक वैल्यू के ऊपर बाहर एग्ज़िट कर जाना है। वो क्या है कि जैसे 100 रुपये का शेयर 80 होता है तो वो और एलोकेट कर लेता है, 80 से वो 60 होता है तो फोर और एलोकेट कर लेता है, 60 से वो 40 आता है तो वो और एलोकेट कर लेता है। पर वो ये भूल जाता है उसे 40 से 80 जाने के लिए 100% डबल होना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई शेयर 100 रुपये का है, आपको दिख रहा है कि हाईयर वैल्यूएशन पे है ये, तो आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, लॉस बुक करो, एग्ज़िट करो। यही एग्ज़िट फ्रेमवर्क रिटेलर को नहीं मालूम है। देखो मैं क्या है ना कि मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उस पर बुलिश हूँ, 100% बुलिश हूँ। पर बुलिश का मतलब मैं ये नहीं है कि मैं 100 के मल्टीपल पे या 200 के मल्टीपल प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मैं किसी भी कंपनी को उठा लूँगा, नहीं उठाऊँगा। मैं उसकी डीप वैल्यू रिसर्च करूँगा, रिसर्च करने के बाद आगे का कंपनी के कॉन कॉल सुनूँगा कि भाई मैनेजमेंट क्या उसके बारे में मुझे बता रहा है। उसके बाद फिर उसका एक विज़न बनाऊँगा, टारगेट बनाऊँगा, तब जाकर कोई शेयर को आइडेंटिफाई करूँगा, है ना। अधिकतर जो लोग फंसते हैं वो कहाँ फंसते हैं कि वो अपने आप को 2020 का खिलाड़ी मान लेते हैं। हमें 2020 का खिलाड़ी नहीं बनना, हमें बनना है टेस्ट मैच का खिलाड़ी। और टेस्ट मैच में अगर हम बने रहेंगे तो 100% पैसा बनेगा, बना है। और जो व्यक्तियों को एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं मालूम, कंपनियों का बिजनेस मॉडल नहीं मालूम, उन्हें कंपनी आइडेंटिफाई करनी नहीं आती, वो इस मार्केट में लॉस उठाएंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी रामकिशन बोल रहे हैं कि सर रेलवे सेक्टर डिफेंस सेक्टर कैसा है। देखो क्या है कि जो रेलवे और डिफेंस सेक्टर है ना, डिफेंस सेक्टर है, वो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत महंगा हो चुका है। वो अभी उठाने लायक नहीं बची हैं। अभी थोड़ा उनको और 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट आ जाने से तब उनको उठाना ज़्यादा बेहतर रहेगा तब। और अभी क्या है कि FII ने लगभग 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। वो माल पूरा का पूरा चाइना में जाना चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है जापान में। वो कहीं ना कहीं देखो क्या जियो पॉलिटिक्स का लफड़ा है, जो ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी जी और इन सब लोगों ने इकट्ठा किया, तो यहीं से कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का कि हम आपके बाज़ार को कमज़ोर कर सकते हैं उससे, ये सब रहता है और कुछ नहीं। रिटेल भाइयों की एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या। देखो अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी मैं 2 मिनट क्वेश्चन लूँगा। मोदी जी को इतना जल्दी उसको नहीं कर सकते। वो एक जो G20 हुआ करता था उस समय में नरेंद्र मोदी जी को जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने बोला था कि तुम कोयले से बिजली बनाते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम अपने देश में इतना प्रदूषण करते हो। तो मोदी जी ने बोला यार मैं अपने लिए बोलूँगा तो साला गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप वाले देशों से बोला कि देखो आपके पास में सोलर पैनल से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है ना, और आप जो अफ्रीका के देश हैं उनको देते नहीं हो, आप अपने पास रखते हो। ये उन्होंने G20 की मीटिंग में बोल दिया। उससे हुआ क्या कि जितने भी साउथ अफ्रीका के देश थे ना, अफ्रीकन देश थे, सब के सब अरे यार मोदी जी देखो, और मोदी जी ने मौके पर चौका मार दिया, वासुदेव कुटुंबकम बोल दिया, तो और अच्छी बात हो गई। खैर वो जान दो। एक ललित का क्वेश्चन आ रहा है कि सर लॉस मेकिंग बिजनेस में रिटेल नहीं लगाता तो रिटेल का नुकसान कैसे होता। देखो क्या रिटेल नहीं लगाएगा तो जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ से जा रहा है। मैं सपोज करो HDFC ने लगाया, ICICI ने लगाया, है ना, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ना, या LIC ने लगाया, या तुम्हारा निपोन ने लगाया, तो ये जितने भी पैसा लग रहा है ये किसका जा रहा है, SIP के माध्यम से रिटेलर का ही जा रहा है। और वो रिटेल के माध्यम से वो उसको वहाँ पे IPO में निवेश कर देने। देखो पैसा, मैं इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि यार IPO नहीं आना चाहिए, लॉस मेकिंग आते हैं कोई बात नहीं, वो हमेशा प्रॉफिटेबल भी होते हैं, पर जिनका कोई पीछे का तथ्य नहीं है। अभी देखो आप जो MSME है ना, जो SME इंडेक्स है, ऑल ओवर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो 100 के पी पे चल रहा है, मतलब 120 के पी पे, 120 के पी पे कहाँ सस्टेन करेगा। जो अभी निफ्टी का जो पी है लगभग 22-23 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और जो SME इंडेक्स है उसका पी 100 का है। तो ये फ्रोथ है एक तरह का, वो तो आना बहुत ज़रूरी है।
कुछ प्रमोटर ऊपर के रेट पे QIP ला रहे हैं और पैसा जुटा रहे हैं कि यार QIP ले आओ, ऊपर के रेट से अपना पैसा निकाल लो। ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्रमोटर भी अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं और अच्छी भी यूजेस भी होती है QIP की, पर वो अच्छी करने नहीं। नुकसान होता किसी न कहीं रिटेलर को। क्यों होता है? क्योंकि वो विदाउट कंपनी की रिसर्च करे बिका, उसे केवल शेयर का प्राइस दिखता है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक जब से आया और अभी केवल प्रोडक्ट ख़राब होने के चलते देखो आज वो कहाँ खड़ा है। पेटीएम, ऐसे में हज़ारों उदाहरण दे दूंगा। 2100 पे आया था, 600 पे खड़ा है अभी। नायका, तो ऐसे में आपको 50 उदाहरण दे दूंगा जो लॉस मेकिंग बिजनेस थे और उनको मतलब सस्टेन नहीं कर पाए, उसमें कहीं ना कहीं रिटेलर का पैसा डूबा है। ऐसा नहीं है कि IPO में हमेशा ही पैसा बनता है। जैसे दीपक डेवलपर्स का IPO था जो आज ही लिस्ट हुआ है, निवेशकों का 20% लोअर सर्किट में बंद हुआ आज। होंडाई का था, मिला था 2000 में 1800। तो हमेशा IPO में प्रॉफिट नहीं रहता, बट आपको अच्छी बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसकी फ्यूचर में क्या ग्रोथ है ना, क्या मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके बारे में, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। नहीं आज नहीं, मैं कल लूँगा। आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही है। और साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं साथियों देख रहा हूँ कि कोई देखते सभी लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।